अगर हम आज के टॉपिक की बात करें बच्चों, तो आज के टॉपिक का नाम है म्यूचुअल फंड। लेकिन ये म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, इसमें क्या क्या होता है, वो सारी तमाम जानकारी आपको आज की क्लास में मिलने वाली है। आपको बड़े ही ध्यान से ध्यान को केंद्रित करते हुए आज के कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। तो सबसे पहली चीज हमें समझनी होगी कि हम सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट तो आप जानते ही हो, सब्जेक्ट का नाम है SLCM। टीचर का नाम आपने सुना ही होगा, पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। तो उसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें, म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, अगर म्यूचुअल शब्द की हम बात करें, सिर्फ म्यूचुअल शब्द की बात करें, खाली म्यूचुअल शब्द की बात करें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, व्हाट आई मीन बाय द म्यूचुअल। यस, म्यूचुअल का मतलब क्या है जी? म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? सबका साथ सबका विकास। क्या मैं सही कह रही हूँ? सबका साथ सबका विकास। बड़े ही ध्यान से, बड़े ही प्यार से, बड़े मजे से हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। भाई और बहनों, मित्रों और सखियों, अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो भी कहां पर? सिक्योरिटीज मार्केट में। सिक्योरिटीज का मतलब क्या है मैम? जैसे कि शेयर्स में, जैसे कि डिबेंचर्स में, या फिर बॉन्ड्स में। इस तरीके से अगर आप अपना पैसा लगाना चाहते हो सिक्योरिटीज मार्केट में, तो आपके पास होते हैं दो रास्ते। एक है रास्ता नंबर 1 और एक है रास्ता नंबर 2। रास्ता नंबर ये है कि आप, रास्ता नंबर 1 जो जाता है वो ये कहता है कि आप खुद ही सर्च करिए, खुद ही फाइंड आउट करिए किस कंपनी में, किस जगह, किस सिक्योरिटी में आपको पैसा लगाना है। लेकिन ये इस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा रास्ता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जल्दी बता दीजिए, सिक्योरिटीज मार्केट में पैसे लगाने के कितने रास्ते हैं? भाई और बहनों, दो रास्ते हैं, एक है रास्ता नंबर 1 और एक है रास्ता नंबर 2। रास्ता नंबर 1 है कि इसमें आपको खुद ही फाइंड आउट करनी है किस कंपनी में, किस सिक्योरिटी में आपको पैसे को निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है। सभी बच्चों ने एक बात जरूर सुनी होगी, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सुना इसे? इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये आपने जरूर सुना होगा, लेकिन आपने एक और चीज सुनी होगी, म्यूचुअल फंड सही है। ऐसे सुना है? सुना है? ऐसे सुना है या सुना है? सुना है। आज वो सारी चीजें आप यहाँ पे समझोगे, जानोगे, और इससे बहुत पैसे आप कमाओगे। चलिए ठीक है मैम, अब जरा हम चलेंगे यहाँ पे जीरो से हीरो की ओर। आप जीरो से हीरो की तरफ बढ़ोगे और समझोगे आज के कॉन्सेप्ट को, क्या होता है म्यूचुअल फंड, और इसकी हम बखियां उतेरेंगे। बखियां मतलब समझते हैं हम, एक एक चीज इसकी पढ़ेंगे, म्यूचुअल फंड के एक एक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। उसी के साथ साथ एग्जामिनर इस चैप्टर से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछते हैं, और अभी तक देखा जाए जो ट्रेंड रहा है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का रहा है, तो वो कराने की जिम्मेदारी मेरी, एग्जाम के क्वेश्चन की कराने की जिम्मेदारी मेरी। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एक ही है, वो है कि बड़े ही ध्यान से बस मुझे सुनना है जब तक मैं आपको पढ़ाऊं। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? चलिए, अब मुद्दा ये उठता है कि मैम आपने कहा सिक्योरिटीज मार्केट में पैसा लगाने के दो रास्ते हैं, कि रास्ता नंबर 1, दूसरा है रास्ता नंबर 2। आज हम रास्ता नंबर 1 की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, आज हम करेंगे रास्ता नंबर 2 की बात। रास्ता नंबर 2 इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। म्यूचुअल फंड समझाने से पहले आपको मुझे एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, उस कॉन्सेप्ट को आप सुनोगे म्यूचुअल फंड समझ में आ जाएगा। है मैम? हाँ, सच्ची मुच्ची। अब सुनिए जरा, कॉन्सेप्ट क्या है, आप जल्दी से बताइए। घूमने कहाँ जाना चाहते हो? मैम हम घूमने जाना चाहते हैं श्रीनगर। जाना चाहते हैं श्रीनगर और वहां की बर्फ में खेलना चाहते हैं। मैम चले गए तो ठीक है, आने की कोई गारंटी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, श्रीनगर आप जाना चाहते हो, तो बताइए कैसे जाओगे? आप हवाई जहाज से जाओगे, पानी के जहाज से जाओगे, या अपने चार्टर्ड प्लेन से जाओगे, बस से जाओगे, गाड़ी से जाओगे, साइकिल से, स्कूटर से, बाइक से, किससे जाना चाहोगे? कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम जी हम जाएंगे ट्रेन से। यस, और कोई बच्चा? एनीबडी? है जी? टैंक से जाएंगे। ये टैंक से जाएंगे, बहुत बढ़िया। अलग अलग जवाब मिलेंगे क्लास के अंदर से। आप कैसे जाना चाहोगे? बाय कार ये जाना चाहती हैं। ओके, आप फ्लाइट से जाना चाहती हैं। आप चार्टर्ड प्लेन से जाना चाहते हो, आप पानी के जहाज से। ओके, इट मीन्स, जरा सुनिए, अगर अब हवाबाजी में ना आए, आप सीधे रास्ते पे आइए। अगर आप श्रीनगर जाना चाहते हो तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज है, दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है आप सीधा अपनी लूना निकालो, मतलब अपनी गाड़ी निकालो और श्रीनगर की ओर बढ़ जाओ, और दूसरा रास्ता ये ISBT जाओ, वहां से या तो बस पकड़ो या फिर कोई ट्रेन पकड़ के आप जा सकते हो, प्लेन पकड़ के आप जा सकते हो। अगर हम पहली बात करें, अगर आप अपनी पर्सनल कार से श्रीनगर जाते हो, तो इसका मतलब अब जब आप श्रीनगर जाओगे तो आपका फुल फोकस रहेगा ड्राइविंग पर। आप ड्राइव करते हुए, ड्रिंक एंड ड्राइव नॉट अलाउड, यू नो, तो आप ड्राइव करते हुए दूसरा कोई काम, जैसे कि आप ड्राइव करते हुए फोन नहीं चला सकते, आप व्हाट्सएप नहीं चला सकते, आप क्लासेस नहीं ले सकते, आप पढ़ नहीं सकते। मतलब जब आप ड्राइविंग करोगे तो यू आर कंप्लीटली फोकस ऑन ड्राइविंग ओनली। यस और नो? इसके अलावा आप किसी और काम को नहीं कर सकते। दूसरी बात करें तो पॉकेट पे भी असर पड़ेगा। पॉकेट पर भी क्या पड़ेगा? असर पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा खर्चा आएगा इंस्टीड ऑफ पब्लिक कन्वेंस। यस और नो?
आपका मिशन होगा श्रीनगर पहुंचना और पूरा ध्यान होगा श्रीनगर की ओर। रास्ता भी आपको खुद ही देखना पड़ेगा, गड्ढा कहाँ है देखना पड़ेगा, रात हो गई रुकना पड़ेगा, वट एवर बी द सारा का सारा फुल एंड फ्लेजेस रिस्क भाई और बहनों आपको खुद अपने कंधों पर लेना होगा। आई एम राइट और रॉन्ग? परंतु अगर दूसरा रास्ता आप ऑप्ट कर देते हो, आपने यहां से पकड़ ली एक डबल डेकर बस, उसमें आप आराम से लेट गए और लेटकर आराम से आप मस्ती से चला रहे हो, फोन गाने सुन रहे हो, खाना खा रहे हो, पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। इट मीन्स आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है कि गाड़ी कहाँ चल रही है। उसमें दूसरे में जब आप किसी पब्लिक कन्वेंस से जाते हो तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उस समय आप जाते हुए कुछ और काम भी कर सकते हो, आपको फुल फोकस ड्राइविंग पे करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बताइए, आप जब पब्लिक कन्वेंस से जाते हो, आप बस से जाते हो, गड्ढा आता है फिर भी आपको कोई ध्यान नहीं होता, आप मोड़ तोड़ कुछ भी आता है आपका ध्यान नहीं होता, ऐसी क्या वजह है कि आप दूसरा काम करने बैठ जाते हो जब आप पब्लिक कन्वेंस से जाते हो? जल्दी जल्दी रिप्लाई करके बताओ। क्योंकि मैम जब हम पब्लिक कन्वेंस से जाते हैं तो वहां पे एक एक्सपर्ट पर्सन होता है जो कि अपने फील्ड में एक्सपर्ट है और वो अपने एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बस को ड्राइव कर रहा होता है और वो उसकी जो स्किल होती है उसमें स्पेशलाइज होती है, हमसे भी ज्यादा होती है, इसीलिए हमें उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमने उठा के दे दिया है पैसा और उस पैसे से आपको बस को कैसे चलानी है वो आपकी मर्जी है, हमें तो बस कहाँ पहुंचना है? अपने डेस्टिनेशन पे। यस और नो? हमारा उद्देश्य उस डेस्टिनेशन पर पहुंचना, इसके अलावा जो करना है वो किसको करना है? बस ड्राइवर और कंडक्टर को। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? जो पहला रास्ता था जिसमें आपने खुद से गाड़ी चलाई थी उसे बोलते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब आप खुद ही कंपनी फाइंड आउट करके अपनी मर्जी से, अपने तरीके से, अपनी इच्छा से सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हो तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। और जब आप इस पैसे को उठाकर किसी को दे देते हो और वो आपके बिहाफ पे पैसा लगाता है सिक्योरिटीज में तो उसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड। क्या बोलते हैं? अब मुद्दा ये उठता है जैसे कि मैम आप म्यूचुअल फंड की बात कर रही हो तो ये म्यूचुअल फंड बनता कैसे? जैसे कि मैं सोच रही हूँ, मैं मतलब एक लड़की सोच रही है, ये सोच रही है कि हम तो अपना म्यूचुअल फंड खोल लेते हैं ना, आपको अलाउड नहीं है क्योंकि म्यूचुअल फंड ओपन करने के लिए ऐसे अलाउड नहीं किया जाता। म्यूचुअल फंड ओपन करने के लिए आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना जरूरी है मैम? हाँ मैम मेरी ICICI बैंक चलता है, मेरा ये वो। अच्छा फिर तो कर सकते हो। मैम मेरा HDFC बैंक चलता है, हम म्यूचुअल फंड खोल सकते हैं? आंसर इज यस। इट मीन्स आपका कैसा बैकग्राउंड होना जरूरी है। यहाँ पे जो एक बेसिकली बेसिक चीजें जो चेक की जाती है वो यही चेक की जाती है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो उसका पहले से फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए और उसी के साथ साथ वही उसको म्यूचुअल फंड को, जनरली मैं कह रही हूँ, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, वो स्पॉन्सर करती है किसको? म्यूचुअल फंड को। अब आप अगर एक लाइन यहाँ पे समझो तो जस्ट एक पॉइंट आप समझिए, म्यूचुअल फंड इज अ फंड, म्यूचुअल फंड इज अ फंड एस्टेब्लिश इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट to raise money through sale of units to the public under one or more scheme। अभी मैं सारी बातें बताने वाली हूँ। under one or more क्या बोला? for investing in securities including money market instrument। अब देखो जरा यहाँ पर, अभी आप जरा सुनना, जरा धीरे धीरे समझना। चलो जी चलो पैसे इकट्ठे करते हैं पैसे लाओ 10 रुपए दो, 10 रुपए सारे बच्चे इकट्ठे करो। चलिए जल्दी से, मान के चलिए आपने पूरी क्लास ने 10 रुपए इकट्ठे करे, 10 तो इंटू कितने हो गए? 1000। अगर आपने 1000 रुपए इकट्ठे करे, 1000 रुपए इकट्ठा करने के बाद चलो चलते हैं, कहाँ चलोगे बताओ? कहाँ चलोगे? हैं? थप्पड़ मार के भगा देंगे इन्वेस्ट करने? मतलब क्लास चल रही है तो इन्वेस्टमेंट की बात होगी। 1000 रुपए इकट्ठे करे और हम चले कहाँ पर? पेस्ट्री की शॉप पर। और ये लड़की पेस्ट्री लेके 1000 रुपए की। अब 1000 रुपए की जो पेस्ट्री आई है, जो मतलब केक आया बेसिकली, उसमें सबका कितना पैसा है? 10 रुपए। अब केक ला के रख दिया। अब कुछ बच्चे इसमें लालची हो सकते हैं, लालची टाइप के, मतलब समझते हो, जैसे ही केक ला के रखा उसके ऊपर गिर गए, कह रहे जी झूठा हो गया। वो वही ऐसे नहीं करने का, ऐसे नहीं, गलत बात। इट मीन्स वो जो 1000 रुपए का केक आया है, उस 1000 रुपए के केक को आपको क्या कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 100 पार्ट्स में। ये सुनो, जिसका जितना हिस्सा है उसको उतना केक का पार्ट मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही सब लोगों ने जो पैसे इकट्ठे करे हैं, जितने पैसे इकट्ठे करे हैं उसको डिवाइड कर देंगे किस में? यूनिट्स में। और म्यूचुअल फंड की उतनी ही यूनिट्स क्या कर दी जाएंगी? इशू कर दी जाएंगी। क्लियर? या ऑल क्लियर? अच्छा मैम ये बताइए, जैसे कि आप ये कह रही थी मैम, जैसे आपने जैसे बोला कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मैम इसके बारे में अभी मैं म्यूचुअल फंड स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। म्यूचुअल फंड जब पढ़ाऊंगी बुक से आपकी तो बाद में पढ़ाऊंगी, अभी सिर्फ बेसिक क्लियर कर रही हूँ। मैम हमने एक लाइन बहुत सुनी है मैम, बहुत ज्यादा सुनी है। क्या सुनी है? जरा बताइए ना।
म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मैम ये बता दो जी, इसका मायने, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट रिस्क? व्हाट डू यू मीन बाय द मार्केट रिस्क? ये क्या है मैम? जरा देखो इधर, जरा देखिए सारे बच्चे, जरा ध्यान से देखिए। ये क्या सांप सीढ़ी नहीं है? अब सुनना, जरा सुनो। जो पैसा लगाया जाता है, जो पैसा लगाया जाता है उसको लगाने के दो रास्ते हैं मैम। क्या 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 मैम? मैम बताइए ना क्यों। वन इज अ निफ्टी एंड अदर वन इज अ सेंसेक्स। इट मीन्स या तो आप पैसा लगाओगे किस में, निफ्टी में, या फिर पैसा किस में लगाओगे, सेंसेक्स में। दो रास्ते, वन इज अ निफ्टी, सेकंड वन इज अ सेंसेक्स। मान के चलिए आपने निफ्टी 50 में पैसा लगाया, आपने निफ्टी 50 में पैसा लगाया, तो जो आपने निफ्टी में जब पैसा लगाया तो आपकी जो रिटर्न है वो किसके हिसाब से रहेगी? आपकी अर्निंग किसके हिसाब से रहेगी? निफ्टी के हिसाब से। अगर निफ्टी इंक्रीज होगा तो आपकी रिटर्न भी इंक्रीज होगी, यस और नो। अगर निफ्टी डाउन होगा तो आपकी रिटर्न भी डाउन होगी, यस और नो। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट आपने किया वो कहां पर किया, निफ्टी और सेंसेक्स में। तो निफ्टी और सेंसेक्स, दिस इज अ मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क मतलब अगर निफ्टी बढ़ेगा तो आपकी रिटर्न बढ़ेगी, अगर निफ्टी डाउन होगा तो आपकी रिटर्न भी डाउन होगी। सेंसेक्स बढ़ेगा तो आपकी रिटर्न अप होगी, डाउन अगर जाएगा तो आपकी रिटर्न भी डाउन जाएगी। इट मीन्स यहाँ पे किसी व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं है। रिटर्न जो डिपेंड करेगी वो मार्केट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगी जहां पर उन्होंने पैसे को लगाया है। मैम अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हो, तो मैं म्यूचुअल फंड, जैसे कोई बुजुर्ग आदमी है, सपोज करिए अब बुजुर्ग आदमी है, तो वो तो जो है ना ये चाहता है कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं नहीं रिस्क लेना चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि मुझे कुछ फिक्स सिक्योरिटीज, फिक्स रिटर्न मुझे मिलती रहे, मतलब फिक्स रिटर्न इन द सेंस मेरी फिक्स इनकम रहे। तो ऑब्वियस सी बात है, देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कीम्स आर देयर एंड स्कीम्स आर डिजाइन अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ इन्वेस्टर। जैसे कि आपको जैसा रिस्क लेना चाहते हो आप उसी के अनुसार पैसा लगा सकते हो। सपोज आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो आप शेयर्स में पैसा लगाइए। आप रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते, नो जीरो रिस्क पे रहना चाहते हो, यू इन्वेस्ट इन अ डेट इंस्ट्रूमेंट, येस और नो। इन केस ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट यू नो वेरी वेल देयर इज अ फिक्स रिटर्न। इन केस ऑफ डिबेंचर्स और अ बोन्स, आर यू गुड द पॉइंट एवरीबडी? अगर आप पैसे को डेट में लगा देते हो, अगर आप पैसे को बॉन्ड्स में लगा देते हो तो वहां पे एक फिक्स रिटर्न होती है। तो इट मीन्स वहां पर आप किसी तरीके का कोई रिस्क, यंगस्टर है जिसकी अभी नई नई जॉब है, नई नई शादी हुई है, उससे पता भी 10 साल 15 साल मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो वो हाई रिस्क ले सकता है। तो वहाँ कैपिटल एप्रिसिएशन पे ध्यान देगा, तो ऐसी कंपनी में पैसा लगा सकता है जहाँ अभी कंपनी की ग्रोथ होनी बाकी है, अभी है नहीं लेकिन इन फ्यूचर हो जाएगी अगर पैसा वहाँ पड़ा रहा। तो इट मीन्स इट डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ इन्वेस्टर कि किस तरीके की देखिए अब यहाँ पे स्कीम आपको नजर आ रही होगी, देयर आर वन और मोर स्कीम्स। एक स्कीम नहीं होती, एक से ज्यादा क्या होती है, स्कीम्स होती हैं। तो आप उन स्कीम में क्या कर सकते हो, पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। अब वो स्कीम मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। गॉट द पॉइंट एवरीबडी? अच्छा ये बताओ, कुछ कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? ओके अब देखिए, अब म्यूचुअल फंड का थोड़ा सा और समझते हैं कि म्यूचुअल फंड एक्चुअल में है क्या। म्यूचुअल फंड इज अ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब होता है सिस्टम। म्यूचुअल फंड एक सिस्टम है जहां पे पूल की जाती है, मतलब पूलिंग द रिसोर्सेज बाय इशूइंग व्हाट किसको, एंड इन्वेस्टिंग फंड्स इन सिक्योरिटी इन अकॉर्डेंस विद ऑब्जेक्टिव एज डिस्क्लोज्ड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज आर स्प्रेड अक्रॉस वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज सेक्टर्स, दस रिस्क इज रिड्यूस्ड। इट मीन्स, अब मेरी बात सुनो जरा, प्यार से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपको पैसे कमा के मैं दिखाती हूँ जरा। आपके पास कितने पैसे हैं अभी? सपोज आपके पास कितने पैसे हैं? कितने पैसे हैं आपके पास? बस है आपके पास कितने? क्यों झूठ बोल दो यार। आपके पास कितने, जैसे करोड़ में बताना, कम बताना। 50,000 है। ओके, यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं कि अभी पिताजी ने पैसे बहुत कम दिए हैं और मात्र 50,000 रुपए देके घर से विदा किया है। बाबुल की दुआएं तू लेती जा और CS की डिग्री वापस लेके आना। अब सुनिए जरा, 50,000 रुपये सपोज करिए इनके पास है और ये आज इंटरेस्ट ले रही है कि मेरे को पैसे को क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। अब देखिए जरा सुनिए सारे बच्चे, सपोज करिए हम इस 50,000 रुपये को, पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब इन्वेस्ट करना चाहते तो इन्होंने कहा मुझे ना गाड़ी बहुत पसंद है। मैंने कहा है
तो अब इन्होंने कहा मैं पूरा पैसा गाड़ी की कंपनी में लगाऊंगी। सपोज करिए इन्होंने पूरा का पूरा पैसा जो है वो महिंद्रा में लगा दिया, ठीक है, और 50 के 50,000 के इन्होंने शेयर्स खरीद लिए। गॉट द पॉइंट। और जब इन्होंने शेयर्स खरीदे उस समय एक शेयर का रेट जो था, एक शेयर का रेट था 1000 रुपये, एट द रेट ऑफ कितना, 1000 रुपीज़। तो इन्होंने कितने शेयर खरीदे, 50। तो टोटल पैसा कितना हो गया, 50,000। गॉट द पॉइंट। अब सुनो जरा क्या हुआ। आप सभी बच्चे जानते हो महिंद्रा की XUV 700 कार काफ़ी अच्छी चल रही है, हिट चल रही है, तो शेयर्स के प्राइस अच्छे थे। लेकिन अचानक से पता चला कि XUV 700 जो है चल चलती डिफॉल्ट है उसमें, और वो चल चलती ब्रेक फेल हो जाते हैं, या चल चलती वो अपने आप चलने लगती है, वॉट एवर भी, कुछ डिफॉल्ट आ गया, चलती चलती गाड़ी उड़ने लगती है, जाम को देख के उड़ जाती है और फिर नीचे गिरती है धड़ाम से, ऐसे करके कुछ अफवाह फैली। इसकी वजह से जो शेयर की कीमत है, शेयर की कीमत घट के 700 रुपये हो गई, 700 रुपये हो गई। तो आपकी जो पोर्टफोलियो, आपकी जो शेयर्स की कीमत है सिर्फ रह गई 35,000। घाटा कितने का हुआ, 15। लौट के बुद्धू घर को आई, जान बची तो लाखों पाए। अब सुनिए जरा मेरी बात सुनिए बच्चों, क्या इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, क्या इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, क्या इन्होंने कुछ ऐसा नहीं कर दिया कि सारे के सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दिए। सुबह सुबह अंडे के, जय माता दी, एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तो अंडे जो है वो एक ही टोकरी में रख दिए सारे के सारे। और पता है भैया बिल्ली आएगी और झपट्टा मारेगी, तो अगर बिल्ली झपट्टा मारेगी उस टोकरी पे तो सारे अंडे नीचे गिर के टूट जाएंगे। ये बात फैक्ट है कि बिल्ली आएगी। तो अब क्या किया जाए, एक बच्चा बोला मैं, बिल्ली आएगी तो मैम क्या किया जाए, एक लठ लेके बैठ जाओ गेट के बाहर, मैम जैसी बिल्ली आए ऐसे ऐसे मारो। तो क्या पूरी रात आप गेट के बाहर बैठ रहे होगे कि बिल्ली आएगी मैं लठ मारूंगा, बिल्ली आएगी मैं लठ मारूंगा, बिल्ली आएगी मैं लठ मारूंगा, नहीं ना। तो इट मीन्स इसके इट्स बेटर क्या रहेगा कि हम एक काम करते हैं, हम अलग अलग टोकरियां टांग देते हैं, अलग अलग टोकरियां टांग देते हैं। जी बिल्कुल, हम एक काम करते हैं, हम छोटी छोटी अलग अलग टोकरी टांग देते हैं। अब आपने क्या करी, अलग अलग टोकरी टांग दी और आपने 10-10 अंडे उनमें रख दिए। अब बिल्ली आई और बिल्ली ने झपट्टा मारा, लेकिन इस बार हमारे सारे अंडे नहीं टूटे, इस बार हमारे कुछ ही अंडे टूटे। ये क्या किया था आपने, ये किया था कि ये जो 50,000 तुमने एक टोकरी में रखे थे ना, इट्स बेटर आपको कुछ ऐसे करना चाहिए था कि आपको 10-10 5 जगह शेयर लेने चाहिए थे। 5 जगह कैसे लेने चाहिए थे, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, जरा देखो 50,000 रुपये किस तरीके से इनको लगाने चाहिए थे। इनको कुछ इस तरीके से लगाने चाहिए थे कि 10,000 रुपये जो है, 10,000 रुपये इनको लगाने चाहिए थे बैंकिंग इंडस्ट्री में। सपोज इन्होंने लगा दिए ICICI में, कहाँ लगाए, ICICI, ठीक है। उसी के साथ साथ रेस्ट 10,000 रुपीज़ आप लगा दीजिए, 10,000 रुपीज़ आप लगा दीजिए। कहाँ लगाना चाहते हो बताओ जल्दी से, सिप्ला में लगा दिए। सिप्ला इज अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। उसी के साथ साथ 10,000 रुपये, बाकी के 10,000 रुपये इन्होंने लगा दिए इन्फोसिस में, IT इंडस्ट्री, यस और नो। 10,000 रुपये इन्होंने लगा दिए मारुति सुजुकी में, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। गॉट द पॉइंट। एंड रेस्ट 10,000 रुपीज़ इन्होंने लगा दिए, कहाँ कहाँ लगाना चाहते हो बताओ जल्दी बताओ, कहाँ लगाना चाहते हो। हाँ IT में लग चुका है, और बताओ कहाँ, हाँ टाटा मोटर्स में, ये लो जी, टाटा मोटर्स में लगा दिए, रिलायंस में लगा दिए। अब मेरी बात सुनो, जरा सुनो। अरे भैया ये कहाँ चला गया। अब जरा देखिए, आप एक बात सुनिए प्लीज, ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिए। ये जो 10-10 5 जगह पैसे लगाए, तो पता है क्या हुआ, सुनिए जरा। मारुति सुजुकी के शेयर्स डाउनफॉल में चले गए। क्यों चले गए, इसलिए चले गए कि अब डीजल कार बैन हो गई। टाटा मोटर्स के भी डाउनफॉल में चले गए क्योंकि डीजल कार कंप्लीटली क्या हो चुकी हैं, बैन हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जरा सुनिए, बैंक का जो रेपो रेट है, बैंक का जो लेंडिंग रेट है, RBI का लेंडिंग रेट डाउन हो गया। इसकी वजह से ICICI के बैंक के जो शेयर्स थे वो क्या हो गए, अप हो गए। सिप्ला ने कोई नई दवाई सर्च करी जिसकी वजह से उसकी शेयर्स की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। लो जी, इन्फोसिस ने नया एक्सपेंशन करने की सोची है। अब वो UK में एक नई अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं या अपना नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसकी वजह से शेयर्स की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ये मुझे बताइए, 3 जगह तो पैसे बढ़ गए और 2 जगह क्या हो गए, डाउनफॉल में चले गए। तो इससे आपका रिस्क क्या हो गया, मिनिमाइज। इसे बोलते हैं पोर्टफोलियो। क्या बोलते हैं। अब देखिए प्लीज ध्यान दीजिए प्लीज। अगर हम यहाँ पे बात करें सिंपल सी बात करें तो एक बात समझने की जरूरत है कि भाई और बहनों, जब हम निफ्टी की बात करते हैं या जब हम सेंसेक्स की बात करते हैं
तो निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज आती हैं, यस और नो। और जब निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज आएगी तो वो आईटी इंडस्ट्री की भी होगी, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भी होगी, वो फार्मास्यूटिकल की भी होगी, वो रियल एस्टेट भी होगी, वो बैंकिंग भी होगी, यस और नो। तो इट मीन्स वहां पर जो 50 कंपनीज होगी, वो जो पैसा होगा उस पैसे को वाइड क्रॉस ऑफ इंडस्ट्रीज में आप वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स दस रिस्क इज रिड्यूस। इट मीन्स आपका रिस्क क्या हो जाएगा, रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। उसी के साथ सुनिए जरा, आप सपोज करिए कोई काम करते हो, आप कोई जॉब करते हो, आप कहीं पर भी कोई काम करते हो, इट मीन्स अगर आप कहीं पर वर्किंग हो एंड यू आर कंप्लीटली बिजी डेडिकेटेड टू योर ओन जॉब एंड आपके पास बिल्कुल समय नहीं है कि आप हर 2 घंटे में देख सको कि अभी शेयर का प्राइस कितना था, अभी शेयर का प्राइस कितना था, अभी शेयर का प्राइस कितना था। इट मीन्स इससे कंप्लीटली यू कंप्लीटली डाइवर्सिफाई एंड डिस्टर्ब एंड यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर कोर एरिया। दैट्स व्हाई इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, यस और नो। उतने का फायदा नहीं होगा, उससे ज्यादा का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट कंप्लीटली डेडिकेटेड टू द इन्वेस्टमेंट, यू आर नॉट अ इन्वेस्ट फुल फ्लैजेस एज a professional investor, you have no complete knowledge about the investment opportunities, yes or no? So that's why you are opting a alternate option, that is the indirect investment, and you just to buy the units of mutual fund. And in that situation, mutual fund is to be managed by the expert person who have in-depth and complete knowledge. They are investing the securities, they are investing the money. First they are find out the best options, they are going to the thorough research of the industry, thorough research of the company, either that the particular company where I'll try to invest is a good option or not, either the future expansion, either the increase rate of securities or not. There are so many things which are considered by the expert person, क्योंकि expert person के पास full fledged यही काम है, उसके पास कुछ और काम नहीं, and that person is dedicated to the investment options. वो बैठा इसलिए कि कहाँ कहाँ पर उसको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। दैट्स वाई कि यहाँ पर जनरली लोग क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को क्या कर लेते हैं, बाय दैट इज द इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वहां पे आपको बिल्कुल ऐसी, जैसे आप पब्लिक कन्वेंस में जाते हो तो आपको फुल फ्लैजेस आपको देखने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, जो आपका रिटर्न होगा आपके घर आ जाएगा। क्लियर या ऑल क्लियर? अच्छा ये बताओ, कुछ कुछ समझ में आए म्यूचुअल फंड क्या है? थोड़ा थोड़ा समझ में आए? थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। अब हम चलेंगे, अब मैं आपको प्रैक्टिकली म्यूचुअल फंड दिखाने की कोशिश करूंगी, अगर साइट सही चल रही होगी तो। चलिए जी, अब हम थोड़ा सा देखते हैं।
देखो बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा म्यूचुअल फंड दिखाना चाह रही थी, प्रैक्टिकली लॉगिन करने की अपना ही कोशिश कर रही थी कि अपना ही लॉगिन कर लूँ। बट थोड़ा सा क्या है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपना लॉगिन करना सही नहीं रहेगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। प्लीज़ नहीं, आपके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है मुझे। चलिए खैर, अब देखिए इधर मैं आपको थोड़ा सा म्यूचुअल फंड दिखाना चाह रही हूँ। एक्चुअली वो थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है ना। चलो आ जाओ जरा। कोटेक फ्लेक्सी कैप फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ और म्यूचुअल फंड की हम बात करेंगे। थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली बताना चाह रही हूँ कि म्यूचुअल फंड एक्चुअल में है क्या और किस तरीके से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जाता है। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये मैंने नाम रखा कोटक फ्लैक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान। सबसे पहली चीज तो ये समझना होगा कि यहाँ पे जो ये प्लान की बात कर रहे हैं, ये किस तरीके के प्लान की बात कर रहे हैं, और मैं आपको जो मैंने अपने नोट्स बना रखे उससे मैं आपको कनेक्ट करते हुए चलूंगी, और फिर लास्ट में जब मैं पूरा कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दूंगी फिर एग्जाम ओरिएंटेड आपको क्रक्स नोटिंग भी करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम चीजों को प्रैक्टिकली कनेक्ट करते हुए चलेंगे। आप देखो, इसमें सबसे पहली चीज तो जो प्लान्स होते हैं, यहाँ पे इन्होंने कहा जी देखो, एक तो रेगुलर प्लान की बात कर रहे हैं और एक डायरेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं। इट मींस अगर आप देखो यहाँ पे, और एक दूसरी चीज आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू नजर आ रहा है, नेट एसेट वैल्यू NAV। नेट एसेट वैल्यू मतलब अगर आप उसमें पैसा लगा रहे हो तो एक यूनिट की कितनी कीमत है, मतलब पर यूनिट की क्या कीमत है आपकी, तो दैट इज ₹60.788 है ना, एज 9th जनवरी एंड द ईयर इज 2023। दूसरी चीज आप देखिए, क्रिसल रैंक क्या, ये क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय द क्रिसल रैंक। इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ। जब सिक्योरिटीज मार्केट हमने पढ़नी स्टार्ट करी दी है तो हम सारी चीजों को बहुत डीप एनालिसिस करते हुए चलेंगे। और क्रिसल रैंक बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। क्या आप रेडी हो? क्रिसल रैंक बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी और स्टोरी के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करूंगी। सपोज करिए यहाँ पर साहब जो पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ रहे हैं, ये जो आपका क्या नाम है बेटा? हाँ, अंशुल नाम है। आप कहाँ के रहने वाले हो? उत्तराखंड के अंशुल रहने वाले। उत्तराखंड में किस जगह के? गढ़वाल के रहने वाले हैं। ओके, कोटद्वार से आगे जो पड़ता है। हाँ ठीक है, गढ़वाल के रहने वाले हैं। बहुत पहली बात तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शहर में आने के लिए, जो कि आपका अपना है। तो बहुत स्वागत इस बच्चे का कि गढ़वाल से दिल्ली मूव करे और इन्होंने हमारी कोचिंग का सिलेक्शन किया, जो कि अब इनकी भी अपनी कोचिंग है।
तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अंशुल जो है सीएस करने के लिए दिल्ली की नंबर 1 सीएस कोचिंग में आ चुके हैं। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर अंशुल की जो है अब एक ब्रांड इमेज बननी स्टार्ट हो गई है। अब बच्चों ब्रांड इमेज कैसे बननी स्टार्ट हो गई है कि अंशुल के आसपास के अड़ोसी पड़ोसी पूछने लगे अंशुल दिखाई नहीं दे रहा, अंशुल कहाँ गया है। तो अंशुल के मम्मी ने बोला कि अंशुल गया हायर स्टडीज के लिए एंड अंशुल ज्वाइन द इंडिया टफेस्ट कोर्स सीएस एज अ कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द सीएस अंशुल को जो है कंपनी की गाड़ी लेने आएगी, कंपनी की गाड़ी छोड़ने आएगी और उसको रहने के लिए अकोमोडेशन मिलेगा, सारी फैसिलिटीज मिलेगी और कम से कम सैलरी होगी 1 लाख रुपीज पर मंथ। ओ माय गॉड वंडरफुल जॉब। जैसी पहले बात बोल रही थी ना कि गाड़ी लेने आएगी गाड़ी छोड़ने आएगी, डाउट में आ जाते लोग कि कहीं कॉल सेंटर में तो नहीं है। तो खैर वो कॉल सेंटर नहीं, वो कंपनी सेक्रेटरी की जॉब कर रहे हैं और अच्छी खासी उसमें सैलरी है। अब जैसी ये बात अड़ोसी पड़ोसी को पता चली तो धीरे धीरे रिश्तेदारों को भी पता चल गई, ठीक है अंशुल। अब अंशुल की मौसी जी को भी पता है। अब अंशुल धीरे धीरे सीएस फाइनल में पहुंच चुका है और आज स्थिति ऐसी है कि अंशुल ने सीएस फाइनल भी क्रॉस कर दिया और अब अंशुल लास्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं। अंशुल के पास सीएस की क्या चुकी है, डिग्री आ चुकी है। नाउ नॉट ओनली द अंशुल बट सीएस अंशुल। ओके नाउ सीएस अंशुल। तो आप समझ सकते हो अब अगला मूव जो अगला पड़ाव बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है किसकी ओर, जरा बताइए कौन बताएगा? शादी की ओर। ओ माय गॉड, ये होता है मुंह की जबान की, दिल की बात जबान पे आ जाना। तो काफी लड़कों की इच्छा है कि हम सीएस करके अब शादी की बात चल रही है। अब जैसी शादी की बात चल रही है तो अब अंशुल कितने लाख का हो गया जरा बताना बच्चों। अंशुल कितने लाख का है? 1 लाख का है। अच्छा तो अंशुल खुद नहीं है ना इसलिए। अब अंशुल अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 लाख का हो चुका है। अंशुल 35 लाख की इस टाइम रेटिंग चल रही है अंशुल की, 35 लाख की रेटिंग चल रही है अंशुल की। अब सुनिए जरा ध्यान से, लड़की वाले आ रहे हैं अंशुल के घर और अंशुल के घर आने से पहले लड़की वाले बहुत कुछ चेक करना चाहते हैं कि अंशुल कैसे देखने में कैसा दिखता है। तो अंशुल ने स्नैपचैट से एक अच्छा सा फोटो भेजा, ठीक है और उस पे लड़की ने ट्रस्ट नहीं किया। लड़की ने कहा पापा नो नो ये स्नैपचैट है, इसमें तो मैं भी काफ़ी सुंदर लगूंगी, आप प्रैक्टिकली देखने जाइए। अंशुल के फादर सबसे पहले अंशुल को देखने आ रहे हैं। हालांकि जिस बच्चे के नाम के सामने सीएस ऐड हो जाता है उसकी खूबसूरती वहीं बढ़ जाती है, सिंपल सी बात है। क्योंकि कोई भी लड़की किसी लड़के से शादी नहीं करती है, उसके पैसे से शादी करती है, ये बात जानते होंगे कुछ कहीं तक, है ना, कहीं कुछ लेवल तक। तो आप समझिए जरा ध्यान दीजिए, जैसे ही अंशुल के नाम के आगे सीएस ऐड हो चुका है तो ये बात तो फैक्ट है कि अब अंशुल की ब्रांडिंग जो है वो अच्छी हो चुकी है। ये सिंपल सी सीधा फंडामेंटल है कि एक प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद बच्चा एक अलग ही सुंदरता आ जाती है, वो अलग ही दिखने लगता है चाहे कैसा भी हो। लेकिन जब बच्चा प्रोफेशनल नहीं होता है या फिर नॉर्मल ऐसी सुबह से शाम तक इधर से उधर घूम रहा होता है तो वो उसकी पर्सनालिटी खराब हो जाती है, क्योंकि फिर तो बस वही वो तेरे नाम टाइप हो जाता है ना, समझो ना। कुछ दिन तो वो तेरे नाम रहता है और कुछ दिनों के बाद फिर वो जीत वाला सन्नी देओल बन जाता है, पट्टी बांध के ये काजल मार डालूंगा, फिर वो मतलब ऐसी तलाश तक घूमता है। पर अंशुल ऐसी स्थिति में नहीं थे। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर अंशुल की शादी होनी है और जो लड़की वाले हैं वो अंशुल के यहाँ शादी करना चाहते हैं, वो क्या क्या चीजें चेक करेंगे? जल्दी से जल्दी बताना फटाफट से। वो क्या क्या चीजें चेक करेंगे? वो सबसे पहले चेक करेंगे अंशुल कैसा है, मतलब कैसे इन द सेंस अंशुल जो है नेचर वाइज तो पता है, थर्मोमीटर तो एनी लग चेक कर लेंगे। तो ये देखेंगे भाई अंशुल कुछ खाता पीता तो नहीं है, अब खाएगा पिएगा नहीं तो बड़ा कैसे होगा, अरे मतलब दूसरे तरीके से। तो पता चला कि अंशुल एक बहुत ही मासूम और बहुत सीधा सिंपल सच्चा एकदम अच्छे वाला लड़का है। ये बात पता चली। ये किससे पता चली? अंशुल के दोस्त के थ्रू पता लगाई, क्योंकि दोस्त असली बात बता सकते हैं। और जिस दोस्त ने बताई बाय डिफॉल्ट उसकी शादी हो चुकी थी, इसलिए उसने सही बात बताई, नहीं तो कुछ और भी बोल सकता था। तो उसने सही बताया कि अंशुल एकदम बहुत ही अच्छा लड़का है। तो इस समय एक बात से संतुष्ट हो चुके हैं कि अंशुल अपने आप में बहुत अच्छा लड़का है। अब दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा मुद्दा ये सामने ये आता है कि ठीक है अंशुल एक बहुत अच्छा लड़का है। अगला पॉइंट हमारे सामने ये आता है कि अब अंशुल का बैकग्राउंड चेक किया जाए कि अंशुल के घर में कौन कौन है, मम्मी कैसी हैं, पापा कैसे हैं। अब मम्मी का पता लगाए तो पता चला कि अंशुल की मम्मी तो बहुत सीधी है, बहुत ही सीधी हैं। तो अब एक बात और प्रूव हो गई कि इनके यहाँ शादी करना और ज़्यादा क्या हो गया, आसान हो गया। सारे फैक्ट्स पता लगाए और पता चला कि अंशुल जो है एकदम बहुत ही अच्छा लड़का है हर तरीके से, चाहे एजुकेशन वाइज हो, कंपनी में भी पता लगाया कंप्लाइंस ऑफिसर है। अब क्या हो चुका है, इनकी रेटिंग हाई हो चुकी है। लेकिन आप मुझे बताइए, सारी चीज़ें अच्छी होती है लेकिन अंशुल जो है कभी कभी
कभी कभी जीना है तो जीना बहुत जरूरी है, ऐसे कर लेता और पता चल जाता तो अंशुल की रेटिंग डाउन हो सकती थी ना, बताइए डाउन हो सकती थी ना। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर अंशुल के बारे में पता लगाना है और अंशुल की ताऊ जी से पूछो आप जाके कि अंशुल कैसा है, क्या बोलेंगे? एकदम अच्छा बाबू, बहुत सीधा बच्चा, सुपर डुपर, ऐसा हीरा नहीं मिलेगा ढूंढने से भी। क्योंकि आप किससे पूछ रहे हो? अंशुल की ताऊ जी से, ताई जी से, मम्मी जी से, पापा जी से, या किसी भी घर वाले से पूछोगे तो वो सही बोलेगा। लेकिन अंशुल की एक्चुअलिटी अगर आपको पता लगानी है तो आपको एक ऐसे पर्सन को भेजना पड़ेगा जो इंडिपेंडेंट हो, न्यूट्रल हो, जिसका अंशुल से किसी प्रकार का कोई कनेक्शन न हो। आर यू गॉट द पॉइंट? अच्छा ये बताइए, लड़की वाले इतनी सारी चीजें क्यों चेक कर रहे हैं? उनके घर पे पहले एजुकेशन भी, लड़का भी, जॉब भी, फैमिली बैकग्राउंड, ईच एंड एवरीथिंग इज टू बी कंसिडर्ड बाय अ फैमिली मेंबर ऑफ अ गर्ल। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। हाँ देखो, बिल्कुल सही बोलते हैं, ये आजकल के लड़के भी बहुत समझदार हैं, इसीलिए हमारा देश तरक्की भी कर रहा है। वो चाहते हैं कि हमारी बीवी पैसे कमाने चांद पे जाए, लेकिन वहां से 4 पराठे और चाय लेके आ जाए बस, है ना? तो मतलब अब समझने की बात है, मतलब चाय बीवी को जॉब करने चांद पे भेज दे, लेकिन साथ में 4 पराठे और बस 1 कप चाय दे जाए, है ना? तो इट मीन सब जरा समझिए बात को, कोई दिक्कत नहीं, खैर हम वो भी दे देंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनिए जरा, ध्यान दीजिए, बात समझिए, समझने की क्या जरूरत है। अब मुद्दा ये उठता है कि एक लड़की वाला जब अपनी लड़की को देता है तो वो जिंदगी भर की कमाई, ताउम्र की पूंजी जो है वो किसी और के हवाले कर रहा है। तो वो जस्ट टू फाइंड आउट आइदर दैट पर्टिकुलर पर्सन हैविंग अ वर्थ और नॉट, क्या वो इस काबिल है भी या नहीं भी। अब लड़की के भाई बोल रहे हैं मुसीबत ट्रांसफर कर रहे हैं, मुसीबत, लड़की का भाई बोल रहे हैं मुसीबत क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। तो खैर आप समझो बात को, तो इट मीन्स आप जरा समझिए। अब मुद्दा ये उठता है कि अगर आप अपना बहुत सारी जिंदगी की कमाई जो है किसी कंपनी में पैसा लगाना चाह रहे हैं, बोरोड फंड में, आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी, या किसी भी तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उधर से जो चांसेस है वो 0 चांसेस है, तो सेबी पता है क्या बोलती है? सेबी को छोड़ी इसलिए रखा है, सेबी को किस लिए छोड़ रखा है जरा बताना, क्यों छोड़ रखा है सेबी को? सेबी का काम क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। अब वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सेबी की है। तो सेबी कहता है भाई देख, पैसे लगाना या नहीं लगाना वो मर्जी तुम्हारी है, हमारा काम है तुम्हारा प्रिकॉशनरी स्टेप लेना। तो किसी भी कंपनी में अगर जब पैसा लगाया जाता है तो सेबी कहती है कि भैया इंडिपेंडेंट बॉडी, न्यूट्रल बॉडी हु इज रजिस्टर्ड विद सेबी, वो उनकी रेटिंग चेक करेगी, एंड उनको बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। देयर आर सो मेनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया लाइक इकरा, केयर, क्रिसिल, फिच, मूडी इन्वेस्टर, सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं। और ये जो है कंपनी की क्रेडिट रेटिंग चेक करते हैं, कंपनी की वर्थ चेक करते हैं, आइदर कंपनी इज इन अ पोजीशन टू रिपे द डेट्स और नॉट, और हाउ इज द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। देयर आर सो मेनी इंडिकेटर्स, दो सो मेनी फैक्टर्स आर देयर विच आर कंसिडर्ड बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, and thereafter after considering all the factors and the entire team give the rating. It is a 5-point basis, higher the point better it is. So this is a 3 point. And the company credit rating agency क्या है? क्रिसिल। क्या है? क्रिसिल। So मैंने आपको बताया ना, क्रिसिल और इकरा, क्रिसिल, केयर, मूडी इन्वेस्टर्स, और ये ऐसे बहुत सारी कंपनीज क्या है, फिच एंड मूडी इन्वेस्टर, ऐसी बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इंडिया में काम करती है, जिनका काम है क्या देना? रेटिंग देना। और ये कितने पॉइंट बेसिस होती है? इट इज 5 पॉइंट बेसिस, हायर द पॉइंट बेटर इट इज। सो हियर यू जस्ट टू सी द एवरेज परफॉर्मेंस अमंग पीयर्स। इट मीन्स यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आप अगर इसमें पैसा लगाओगे तो जो परफॉर्मेंस है दैट इज एवरेज परफॉर्मेंस। सारी गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी। अच्छा, ये जो क्रेडिट रेटिंग जो होती है, इससे नाम ही क्या है? क्रेडिट रेटिंग। अगर रेटिंग की बात करें तो रेटिंग जो है वो आपको ये नहीं कह रहे कि आप लगाओ या नहीं लगाओ, वो बताया जाता है पैसे को इन्वेस्ट करना, निवेश करना, ये पूर्ण रूप से आपकी अपनी मर्जी है, इसमें किसी प्रकार का कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। क्लियर? यू ऑल क्लियर? अब जब भी मैं क्रेडिट रेटिंग या रेटिंग की बात करूं तो आई थिंक सो कॉन्सेप्ट इज क्लियर 100%। ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हम ये देखते हैं भैया कि ये जो फंड का साइज है, फंड का साइज मतलब क्या? फंड का साइज मतलब क्या है? जरा टोटल पैसा जो निवेश किया हुआ है आज की डेट में उसकी कितनी कीमत है, मतलब क्या ये कीमत घटती और बढ़ती भी है मैम? हाँ, क्या ये इसकी कीमत घटती बढ़ती होगी? इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू, जैसे जैसे घटता बढ़ता होगा वैसे वैसे इसका भी साइज घटता बढ़ता होगा। तो इट मीन्स आप देखिए इधर अब यहाँ पे चल के आप कई सारी चीजें म्यूचुअल फंड के बारे में समझोगे, कई सारी चीजें आप म्यूचुअल फंड के बारे में समझोगे।
देखिए ये जो आपको म्यूचुअल फंड्स नजर आ रहे होंगे, ये देखिए, पहले हम वापस चलते हैं और इसमें जो है एक्सप्लोर करने के लिए बोला, इन्होंने कहा लार्ज कैप डायरेक्ट प्लान, और फ्लैक्सी कैप, कोटेक फ्लैक्सी की हमने बात करी थी, पराग पारेख फ्लैक्सी कैप, यूटीआई मिड कैप, एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आप जरा यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए, इसमें कुछ इन्होंने रिटर्न की भी बात करी है। बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाती हूँ कुछ चीजें। स्कीम डिटेल्स, अब देखो, अब आ जाइए जरा स्कीम डिटेल्स। सबसे पहली चीज होती है जो आपके काम की चीजें, वैसे म्यूचुअल फंड में बताने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप ये मत पूछिए कि कितनी चीजें होंगी, देयर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर, लेकिन जो आपके काम की चीजें हैं वो मुझे ज्यादा बताना जरूरी है आपके लिए। पहले हम स्कीम डिटेल समझते हैं। तो एक तो ये चीज है कि जब म्यूचुअल फंड की, किसी भी म्यूचुअल फंड की हम बात करें, तो उसको मैनेज करने के लिए एक एक्सपर्ट पर्सन होता है जिसे क्या बोलते हैं, फंड मैनेजर। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जरा बताना, फंड मैनेजर। तो हितेश दास श्रेयस दिवालकर, ये क्या है, इनके फंड मैनेजर है। अच्छा, व्हाट इज द रोल ऑफ द फंड मैनेजर इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड? सेम एज यूजुअल, द ड्राइवर जिस तरीके से गाड़ी को ड्राइव करता है, वही काम किसका होता है, फंड मैनेजर का, जो पूरे म्यूचुअल फंड को क्या करते हैं, मैनेज। लॉन्च डेट जरा देखना, 2 जनवरी एंड द ईयर इज 2013। अब मैं जो आपको एक बात बता रही थी ना कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, अभी रिसेंट अगर मैं एग्जाम के क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें कैलकुलेट करने के लिए आया था बैक एंड लोड, जिसे हम एक्सपेंस रेशो के बारे में बोलते हैं। तो एक्सपेंस रेशो जो है वो ये यहाँ पे जो बोल रहा है वो कितना, 0.54% एज एवरेज दिस, एंड द बेंचमार्क इज निफ्टी 50। बेंचमार्क मतलब जहां पे आपने, बेंचमार्क आपका सेंसेक्स भी हो सकता है और बेंचमार्क आपका निफ्टी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो पैसा लगाया वो किस में लगाया हुआ है, निफ्टी में। इफ निफ्टी इंक्रीज रिटर्न इंक्रीज, इफ निफ्टी डिक्रीज रिटर्न डिक्रीज, इसीलिए बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। क्लियर, यू ऑल क्लियर? सो कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द मिनिमम एसआईपी अमाउंट टाइप। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही होगी, टाइप कितने तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं, वन इज द ओपन एंडेड एंड सेकेंड वन इज द क्लोज एंडेड। मैम जी सच्ची, हाँ बिल्कुल, आपके एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन अ ओपन एंडेड एंड अ क्लोज एंडेड। देखिए, जब हम इसमें चलेंगे, अब साथ साथ में चीजें आपको, अभी मैं लिखवा कुछ भी नहीं रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ चीजों को समझाऊंगी, और अभी मैं नहीं लिखवाऊंगी कुछ भी नहीं लिखवाऊंगी मैं आपको। देखिए जरा, आप थोड़ा सा यहाँ पे आना, हो ये देखिए टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, प्लीज एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते चलते हैं। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इसको नहीं समझा रही, वैसे दो तरीके के होते हैं, क्या क्या, वन इज द ओपन एंडेड, सेकेंड वन इज द क्लोज एंडेड। बिल्कुल आसान तरीके से समझाती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। एग्जामिनर 4 नंबर में क्वेश्चन पूछता रहता है, डिफरेंस बिटवीन अ ओपन एंडेड एंड अ क्लोज एंडेड। जरा सुनो, पहली क्लास तो मेरी जो पूरी है वो कॉन्सेप्ट बनाने में लगती है, आर यू गॉट द पॉइंट, और दूसरी क्लास में हम उस कॉन्सेप्ट को अपने रजिस्टर पे नोट करते हैं, और इससे होता है हम क्लास के साथ भी और क्लास के बाद भी। अब मुझे बताइए, मैं आपको एक दूसरा एग्जाम, अच्छा बताओ, रेटिंग समझ में आ गई क्या होती है, रेटिंग समझ में आ गई ना सब बच्चों को? अब सुनिए जरा, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड के बीच में क्या अंतर होता है। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे सपोज करें, चलिए चलते हैं यहाँ से, कहाँ, देहरादून 400 500 रुपए में, ठीक है। अब एक बस ऐसी है जो यहाँ से सीधा आपको बिठा के कहाँ उतारेगी, देहरादून, और दूसरी बस देखिए अभी कैसे चलेगी, वो यहाँ से चलेगी लक्ष्मीनगर प्रीत विहार, निर्वाण विहार, कड़कड़डुमा, मोहन नगर, गाजियाबाद, मुरादनगर, मेरठ मुजफ्फरनगर, रुड़की के बाद सीधा देहरादून। समझ रहे मेरी बात को, मैंने क्या बोला जरा बताना,
एक बस चली यहाँ से और वो ISBT पे सिर्फ आवाज आया देहरादून डायरेक्ट देहरादून डायरेक्ट देहरादून डायरेक्ट देहरादून, है ना। और दूसरी बस लक्ष्मी नगर, निर्माण विहार, प्रीत विहार, गड़गड़डुआ, मोहन नगर, मुरादनगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की एंड देहरादून, ऐसे करके कुछ बोल रहा है। अब मुझे आप बताइए इन दोनों बसों में क्या अंतर है? हाँ, दोनों बसों में क्या अंतर है? गुड़िया आप बता दीजिए। सबको होते हुए मतलब सबके शहर में होते हुए? बताओ आप। हाँ 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 वो कह रहा है जी जो देहरादून देहरादून कर रहा है, खाली देहरादून डायरेक्ट देहरादून डायरेक्ट देहरादून डायरेक्ट देहरादून, एक ऐसे बोल रहा है। और दूसरा क्या बोल रहा है? लक्ष्मी नगर, निर्माण विहार, प्रीत विहार, गड़गड़डुमा, मोहन नगर, मुरादनगर, मेरठ, है ना। हाँ, उसके बाद मुजफ्फरनगर, रुड़की एंड देहरादून। ऐसे दोनों बीच में अंतर बताइए क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कुछ तो समझ जाए करो। यस, क्या अंतर है दोनों में? हाँ अरे मैम सिंपल सी बात है, एक है एक्सप्रेस एक है लोकल। यस और नो? आ जाओ अपनी असली वाली बात पे। एक है एक्सप्रेस और एक है लोकल। लोकल का मतलब क्या है कि वो यहाँ से आपको बिठा लेगी, अगले स्टैंड पे आपको उतार देगी, तीसरे पे किसी को बिठा लेगी, चौथे पे किसी को, मतलब कोई भी देहरादून के बीच में जो शहर आएंगे, कोई भी उठिए, कोई भी बैठिए, उतरिए, जाइए, आइए। आर यू गॉट द पॉइंट? और एक बस ऐसी है यहाँ से चलेगी और सीधा देहरादून ही उतारेगी। बीच में हम उसको के लिए अरे जा सकते, रुकेगी वो, ऐसे नहीं कि रुकेगी नहीं, रुकेगी, स्टॉप लेगी, लेकिन क्या लेकिन वो डायरेक्ट है। मैम अगर कोई बीच में उतरना चाहता है, जी मैम मैं तो जैसे मुजफ्फरनगर उतरूंगा, मेरा घर पड़ता है, तो मैं देहरादून नहीं जाना मुझे, ऐसी स्थिति में बताइए जल्दी से, ऐसी स्थिति में आगे ना असली बात पे देखो। यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खुराफात जगह के हैं और उनकी दिल की बात मन में आ जाती है, तो ऐसे लोगों से आप बचकर रहें। नहीं, ऐसी स्थिति में आप बचकर रहे, पानी ले आओ गर्म। अब ऐसी स्थिति में आप बच के रहे, वो कह रहे हैं जी हम ड्राइवर को थप्पड़ मारेंगे और थप्पड़ मार के हम उतर जाएंगे। अच्छा भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनसे फीस सबसे पहले ली जाएगी। क्यों ली जाएगी इनसे सबसे पहले? है जी? हाँ बिल्कुल, तो आपका नाम हिट लिस्ट में आ गया जी, वरना हो सकता है बाहर वाले को पीट पार्टी और पैसे लेके भाग जाए, जो गले में वो भी ले जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो आप देखिए मुजफ्फरनगर उतर सकते हो, कॉन्सेप्ट को समझने पे ध्यान दें। आप अपने स्टॉप से पहले उतर सकते हो, किराया वहीं कहीं लगेगा, समझिए ध्यान से। आपको बीच में उतरना, आप बिल्कुल उतर सकते हो, लेकिन आपको पैसे पूरे देने पड़ेंगे। अब बताओ ऐसे केस में क्या कोई फायदा है? बिल्कुल इसी तरीके से म्यूचुअल फंड होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड और दूसरा होता है क्लोज एंडेड। भूलने की कोशिश मत करना, क्योंकि एग्जामिनर का सबसे प्यारा पसंदीदा क्वेश्चन है ये। आप स्कैनर उठाओगे, एग्जाम के क्वेश्चंस उठाओगे, आपको नजर आ जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ओपन एंडेड एंड अ क्लोज एंडेड? बताइए दोनों में क्या अंतर होता होगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ओपन एंडेड एंड अ क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड? कम ऑन रिप्लाई प्यारे प्यारे बच्चों। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड के केस में आप बीच में कभी भी कैसे भी किसी भी तरीके से यूनिट्स को खरीद सकते हो, यूनिट्स को बेच सकते हो। लेकिन क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में जब मैच्योरिटी हो जाती है तो यूनिट्स रिडीम होती हैं, उससे पहले नहीं होती। इट मीन्स हम कह सकते हैं यहां पर लिक्विडिटी कम होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है इजिली कन्वर्ट इनटू कैश, यस और नो। और यहां पर लिक्विडिटी हाई होती है, ज्यादा लिक्विडिटी होती है, यहाँ लिक्विडिटी कम होती है। अब एक और बात सुनिए, आप कोई बात नहीं, आप एक जरा बात सुनिए। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड कहां पर कारगर होते होंगे और कहां पर सूट करते होंगे? तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, रियल एस्टेट के केस में। किस केस में जरा बताना? रियल एस्टेट के केस में म्यूचुअल फंड जो है वो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स बड़े होते हैं और जैसे ही वो प्रोजेक्ट पूरे हो जाते हैं तो फिर यूनिट्स का क्या हो जाता है? रिडम्पशन हो जाता है। क्लियर? यू ऑल क्लियर? अब अगली बात जरा सुनिए। अभी तो मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ, चीजें बता रही हूँ, सिर्फ समझा रही हूँ। अब देखिए प्लान समझिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लान, वन इज रेगुलर प्लान एंड सेकेंड वन इज अ डायरेक्ट प्लान। ये चैप्टर आपके टिप्स पे हो जाएगा और प्रैक्टिकली समझाऊंगी। तो प्लान भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेगुलर प्लान और दूसरा होता है
डायरेक्ट प्लान। देखिए आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में जब बताया था तो उसमें प्लान्स आ रहे थे, एक आ रहा था डायरेक्ट प्लान रेगुलर, और इसी तरीके से वहां पे दूसरा प्लान भी आपका आ रहा था। ये आ रहा है देखो, ये आ रहा है यहाँ पे। आपको अगर नजर आ रहा हो तो देखिए जरा, ये नजर आ रहा होगा आपको, रेगुलर, रेगुलर और डायरेक्ट नजर आ रहा है। वन इज अ रेगुलर, सेकंड वन इज अ डायरेक्ट। अब आपकी बुक में भी यही दे रखा है, देखो ये रहा बुक में, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड प्लान्स। यस देखिए जरा स्क्रीन पे देखिए जल्दी से। अच्छा ये बताइए बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे, फिर ये सारी चीजें मैं लिखवाऊंगी क्रक्स में। आप मुझे बताइए, क्या आपको ओपन एंडेड क्लोज एंडेड समझ में आया? पक्का पक्का। अच्छा अब दूसरी चीज, आपको क्या म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ में आया? अब दूसरी चीज समझिए, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड प्लान्स कितने तरीके के होते हैं? तो वन इज अ रेगुलर प्लान, सेकंड वन इज अ डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान में पता है क्या होता है, यहाँ पे जो आप बेचते हो वो किसके थ्रू बेचते हो? डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचा जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। और यहाँ पे हाई एक्सपेंस रेशो, रीजन क्या है, खर्चा ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि आपको पेमेंट किसे करना है? डिस्ट्रीब्यूटर को। यहाँ पर आपको आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचते हो, तो इट मीन्स इसे क्या बोला जाता है? रेगुलर प्लान। क्या बोला जाता है? और यहाँ पे रिटर्न थोड़ी कम होती है। रिटर्न थोड़ी कम क्यों होती है? क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं। रिटर्न कम क्यों होती है? क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं। क्लियर? ऑल क्लियर? अब दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी से ही बेचा जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्लान। और यहाँ एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कम होते हैं, और रिटर्न क्या होती है? ज्यादा होती है। तो बताओ कितने तरीके के प्लान होते हैं? दो। वन इज अ रेगुलर प्लान एंड सेकंड वन इज अ डायरेक्ट प्लान। तो इट मीन्स वो आपको देखना होता है कि आपको कौन से, रेगुलर में जाना है या फिर आपको डायरेक्ट में जाना है। इट डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन से में जाना चाहते हो। क्लियर या फिर ऑल क्लियर? यहां तक समझ में आई बात? पक्का पक्का कच्चा कच्चा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप में एडवांस की ओर चलूंगी। फिर अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और आगे जब आप चलोगे तो आपको कुछ और चीजें भी समझ में आएंगी, जैसे कि कैटेगरीज, कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड। एंड अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड। कितने कैटेगरी की म्यूचुअल फंड होती है? कैटेगरीज। देखिए अभी के लिए पहले बेसिक चीजें समझना, फिर जो जैसे ईएलएसएस इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सो कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड इज लार्ज कैप, डाइवर्सिफाइड, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, सेक्टरल, थीमेटिक, ईएलएसएस, इंडेक्स, ईटीएफ। हाँ हाँ देखो दोबारा से, इक्विटी में जरा देखना, इक्विटी के एग्जांपल्स देखिए, लार्ज कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, स्मॉल, मिड कैप, सेक्टरल, थीमेटिक, ईएलएसएस, इंडेक्स एंड ईटीएफ। अब जरा मैं आपको म्यूचुअल फंड में दिखाती हूँ, यहाँ चलते हैं ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, क्या यहाँ पे ईटीएफ नजर आ रहा है? इंडेक्स फंड ईटीएफ। अभी ये क्या होता है वो समझने की जरूरत नहीं, बस ये देखिए क्या ये नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म, एग्रेसिव, हाइब्रिड, फोकस्ड, ईएलएसएस नजर आ रहा है, ईएलएसएस, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लैक्सी कैप, लार्ज कैप। इट मीन्स अगर हम यहाँ पर देखें तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि किस तरीके से आप पैसे लगा सकते हो और कहाँ पैसे लगा सकते हो, कैटेगरीज कितनी होती है, कौन सी कैटेगरी में आप जाना चाहते हो। तो अब म्यूचुअल फंड में हमने कहा जी हम इक्विटी में जाना चाहते हैं, या हाइब्रिड में जाना चाहते हैं, या फिर डेट में जाना चाहते हैं, या फिर कोमोडिटी में जाना चाहते हैं, वो आपको खुद से सिलेक्ट करना है। इक्विटी में जैसे कि हमने कहा अलग अलग तरीके से होते हैं। कैटेगरी वाइज म्यूचुअल फंड नजर आ रहा है आपको? कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज में क्या दिख रहा है जरा देखना, कैटेगरी वाइज म्यूचुअल फंड। फंड ऑफ फंड, एफ का मतलब होता है फंड ऑफ फंड, देवों का देव महादेव, मतलब मैम बता सकता है कोई?
FOF का मीनिंग बता सकता है कोई बच्चा? ये कौन बताइए जल्दी से, FOF का मीनिंग। फंड ऑफ फंड का मतलब मैंने आपको हिंट दिया, देवों का देव महादेव है जी। क्या क्या बताओ, क्या बताइए? देखो बच्चों, अगर हम बात करें देवों का देव महादेव की, अगर हम बात करें तो ये पता है क्या है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में ही पैसा लगाता है। एक म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड की यूनिट में पैसा लगाते हैं तो उसे बोलते हैं फंड ऑफ फंड। क्या बोलते हैं? देवों के देव। समझ आया कि नहीं आया? तो यही है, यही है, यही है। अब जरा इधर देखिए, अब यहाँ पे जैसे कि आपको कैटेगरी वाइज म्यूचुअल फंड रिटर्न्स में दिख रहा होगा कि जैसे आपको दिख रहा है HDFC का नाम, फंड का नाम दिख रहा है HDFC, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा आदित्य बिरला, UTI, SBI, HDFC। अब यहाँ पे कैटेगरी नजर आ रही होगी एसेट्स ऑफ मैनेजमेंट, ये नजर आ रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर आप जरा देखोगे इक्विटी, बैलेंस्ड, डेट, लिक्विड, गिल्ट, डायनेमिक, ETF, स्पेशलिटी, FOF। तो आपको कौन सी कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट करना है, मतलब आपको पैसा लगाना है, किस जगह आप पैसा लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिलेक्ट होता है कि जैसे कि आप फंड हाउस सिलेक्ट करोगे, फंड हाउस में फिर आप जाओगे कि आप ऑल में जाना चाहते हो, ग्रोथ में जाना चाहते हो, इनकम, डिविडेंड, और उस तरीके से फिर आप सिलेक्ट करोगे एंड देन सिलेक्ट करके आ जाते हैं। लेकिन पहले हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पढ़ेंगे, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि हमने कहा जी म्यूचुअल फंड कई तरीके के होते हैं, इट में भी लॉन्ग टर्म, इट में भी, आप ऐसे समझ सकते हो, इट में भी लॉन्ग टर्म, इट में भी शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म हो सकता है, मिड कैप हो सकता है, और आपका वेरी शॉर्ट टर्म हो सकता है, और आपका कमोडिटी भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, तो जो म्यूचुअल फंड है इसको रेगुलेट कौन करता होगा, फिर और आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। म्यूचुअल फंड की क्या जरूरत पड़ी और म्यूचुअल फंड का क्या इतिहास हमारे देश के अंदर रहा। अभी मैं कुछ भी नहीं लिखवा रही, मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं पहले पूरे चैप्टर का रूट मैप समझा रही हूँ, और रूट मैप समझाने के बाद मैं नोटिंग स्टार्ट करवाती हूँ, जैसे कि आप सब बच्चे जानते हो। और मैंने ब्यूटीफुल तरीके से बुक के अंदर भी बहुत अच्छे क्रक्स बना रखे हैं, अगर आपको मैं दिखाऊं, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, और आपको नजर भी आ रहा होगा दैट इज द रिवाइज ड्यूरिंग एग्जाम। आपको नजर भी आ रहा होगा रिवाइज ड्यूरिंग एग्जाम, की एग्जाम के दौरान आप किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हो। बट माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज जस्ट टू क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स स्टेप बाय स्टेप। सो अब हम थोड़ा सा ये समझे, जैसे म्यूचुअल फंड के डीप में अंदर जा ही रहे थे, कि म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता होगा, किस तरीके से म्यूचुअल फंड रेगुलेट होता होगा। क्या बच्चे बता सकते हो आप कौन रेगुलेट करता होगा? बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही जा रहे हो कि अगर म्यूचुअल फंड की रेगुलेशन की बात करें तो जितनी भी हमारी सिक्योरिटीज मार्केट है दैट इज एंटायरली रेगुलेटेड बाय द सेबी। ये देखिए रेगुलेटरी एंड इंडस्ट्री बॉडी। सो रेगुलेटर्स, सेबी मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट म्यूचुअल फंड्स, कस्टोडियंस, रजिस्ट्रार्स एंड ट्रांसफर एजेंट्स। द एप्लीकेबल गाइडलाइन फॉर म्यूचुअल फंड आर सेट आउट इन सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस। ऑल 44 AMC मतलब एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, एंड ये जो काम कर रही है इंडस्ट्री बॉडी की अगर हम बात करें, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, जिसे AMFI के नाम से बोलते हैं। अब इंडस्ट्री में देखते हैं हमारा जो इंडिया के अंदर ये इंडस्ट्री कब आई और किस तरीके से म्यूचुअल फंड ने स्टार्टिंग की। म्यूचुअल फंड हमारे देश के अंदर कब से शुरू हुआ, ये थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। अगर म्यूचुअल फंड की स्टार्टिंग की बात करें तो शुरुआत हमारे देश के अंदर जो हुई थी वो 1963 में क्या हुआ था। सबसे पहली बात कि फॉर्मेशन ऑफ UTI मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एज ए इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। In the year 1987, SBI Mutual Fund became the first non-UTI mutual fund in India, and उसके बाद न्यू एरा एक इंडस्ट्री में आया और मार्क्ड बाय प्राइवेट कंपनी इन सेक्टर्स। फ्रैंकलिन टेम्पलेटन कोठारी पायनर वाज द फर्स्ट इट्स काइंड आफ्टर सेबी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर कब 1992। देखो 1992 में सेबी एक्ट तो पास होना ही था, क्योंकि 1991 के अंदर हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई थी, और वो एक बड़ा बदलाव हमारे देश के अंदर था। और वहां से आप देखोगे देयर आर सो मेनी चेंजेस आर देयर इन आवर कंट्री, एंड आवर कंट्री गोज इनटू अ डिफरेंट पाथ। एक नए रास्ते पे हमारी देश बढ़ रहा था। सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस आए इन द ईयर 1996। Industry expanded non-profit organizations and was established 1995. Its main objective is to promote, ये एक लाइन एक ऐसी है जो दिल को
तसल्ली देती है। प्रमोट हेल्दी एंड एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस इन इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। SEBI has made AMFI certification mandatory for all those engaged in selling marketing mutual fund products. It means अगर इतिहास की बात करें तो काफ़ी लंबे टाइम से जो है वो हमारा जो म्यूचुअल फंड है हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहा है। लेकिन मैंने आपको बेसिक क्लास में एक बात समझाई होगी, मैंने बेसिक क्लास में आपको एक बात ये समझाई होगी कि हमारे देश के अंदर लोग जो है पैसा लगाने में डरते हैं सिक्योरिटीज में। जानते हो ना आप इस बात को? हमारे देश के अंदर लोग जो है पैसा सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं और उसका सबसे बड़ा कारण ये है, वो है डर, वो है भय। क्योंकि हमारे देश के अंदर ऐसे कई सारे, जैसे हर्षद मेहता स्कैम हुआ, सत्यम का स्कैम हुआ, कुछ ऐसे स्कैम हमारे देश के अंदर हो चुके हैं जो कि एक बेंचमार्क से बन गए और उसका जो डर है वो लोगों के मन में है। क्योंकि एक व्यक्ति जब बहुत मेहनत की कमाई के बाद, खर्च करने के बाद जो अपनी हार्डकोर मनी को सेव करता है और वो जब सिक्योरिटीज में पैसे लगा देता है और सिक्योरिटीज में उसके पैसे जीरो हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो खुद तो ताउम्र इस बात से सबक ले ही लेता है, प्लस दूसरों को भी मैसेज देता है कि पैसे को घर में गड्ढे में दाब देना, पैसे को बैंक में जमा कर देना, इंटरेस्ट ना मिले 1 रुपया भी, लेकिन पैसा कभी भी सिक्योरिटीज में मत लगाना। तो ये हमारे देश के अंदर चैलेंज है। लगभग 4% लोग ही हमारे देश के अंदर सिक्योरिटीज में पैसा निवेश करते हैं। अगर मैं यूएस की बात करूं, लगभग 50% लोग सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसका कारण एक बहुत बड़ा ये भी है कि हमारे देश के अंदर सिक्योरिटीज मार्केट का स्पेसिफिक कोर्स बहुत कम है। बहुत कम ऐसे स्पेसिफाइड कोर्सेज हैं जो इन्वेस्टमेंट को सिखाते हैं, जो एक तरीके के, जो एक हम कह सकते हैं प्रॉपर तरीके का जो कोर्स होना चाहिए, ऐसे बहुत कम हमारे यहाँ पे हम कह सकते हैं रेगुलराइज कोर्सेज इंडिया के अंदर कम है, लोगों को जागरूकता कम है। और ये बात तय है कि बिना फाइनेंस की एक अच्छी नॉलेज के बिना आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। और अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे तो वो सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी, आपका पैसा डूबना ही है। क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग पैसा निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो पूछ के करते हैं। वो इससे पूछेंगे, वो उससे पूछेंगे, तू बता दे, 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 और तू बता दे, और तू बता दे, और मैं बता दूं, मैं बता दूं। इस चक्कर में पैसा जनरली डूब जाता है। और सिक्योरिटीज मार्केट में पैसा कभी भी नहीं घटता है, पैसा कभी भी नहीं घटता है। लेकिन सिक्योरिटीज मार्केट में पेशेंस, सिक्योरिटीज मार्केट इज अ पेशेंस मार्केट। यहाँ पे सब्र रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसके पास सब्र नहीं है वो यहाँ पे सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं है। क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट कई बार डाउनफॉल में चली जाती है। जैसे 2008 के इतिहास की बात करूं तो वहां पे मार्केट डाउनफॉल में थी। रीजन था उसके पीछे स्कैम हुआ था। उसी के साथ साथ ल्यूमन ब्रदर्स, जो मैंने यूएस की बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी थी, वो भी क्राइसिस में चली गई थी, वो बैंकरप्ट हो गई थी रातों रात। उसका भी इम्पैक्ट हमारे देश पर आया था। उसी के साथ हमारे देश के अंदर खुद स्कैम हुए थे, जैसे कि सत्यम स्कैम हो, तो उसकी वजह से भी हमारी जो इंडस्ट्री थी, हमारी जो सिक्योरिटीज मार्केट थी, वो धड़ाम से गिरी थी। ये भी कई सारे रीजन रहे। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे पैसा लगा दिया, तो लगाने के बाद आपको सब्र की जरूरत है। जैसे कि मैंने बताया, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश के अंदर लोग सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, इट्स बेटर ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन प्लॉट, इन अ फ्लैट, इन अ ज्वेलरी, इन अ गोल्ड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यस और नो? लेकिन यहाँ पैसा लगाना बहुत कम पसंद करते हैं। इवन बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स भी बचते हैं सिक्योरिटीज में पैसा लगाने से। क्लियर? ऑल क्लियर? अब कहीं ना कहीं अब कुछ और चीजें हमें समझने की जरूरत है, और स्टेप बाय स्टेप